क्रॉनिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। आज हम लोग फिर से यूजीसी रेगुलेशन के बारे में ही बात करेंगे और मैंने सोचा कि यूजीसी रेगुलेशन के जो प्रोविजंस हैं मैं उनके बारे में डिटेल आपको बता दूं, सारे दर्शकों को, सारे लोगों को बता दूं जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, ताकि उस रेगुलेशन में फेज वाइज क्या है, एक एक करके थ्रेड वेयर जब सभी आदमी सभी जानकारी पूर्ण रहेगी तो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जानकार आदमी के लिए आकलन करना आसान होता है। तो पहला, किसी भी चीज के बारे में आलोचना करना हो या प्रशंसा करना हो तो आपको पहले उसके बारे में जानकारी कर लेनी होती है, और जितनी अच्छी जानकारी होगी उतनी ही अच्छी आलोचना अथवा प्रशंसा होती है। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थाओं में संवर्धन हेतु विनियम 2026, इसको हम लोग डिटेल करके जानने का प्रयास करेंगे। इस अधिनियम को लाने के पीछे ऑलरेडी हमारे देश में 2012 का कानून था, लेकिन 2020 में हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकॉग्नाइज किया गया फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एजुकेशनल डिसीजंस टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू थ्राइव इन द एजुकेशन सिस्टम। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कहना था कि शैक्षणिक संस्थानों में, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं हमारे देश के, उसमें पूर्ण समता और समावेशन को सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देना। यानी एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मूल उद्देश्य था कि एजुकेशन संस्थानों में समता का वातावरण रहे, बराबरी का वातावरण रहे, और वह चीज इंक्लूजन का भी वातावरण, यानी सभी के समावेशन का, हर जाति धर्म के लोगों के समावेशन का मामला रहे। यह जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 है, वह 13 जनवरी को, हालांकि 13 जनवरी हम लोगों के हिंदू सिस्टम में एक अशुभ दिन माना जाता है, हो सकता है विवाद उसके कारण भी हो, लेकिन 13 जनवरी 2026 को ये गजट हुआ और इसे कहा गया कि इसे तुरंत ही लागू किया जाएगा। तो सरकार ने गजट कर दिया, इसका मतलब ये कानून बन गया, रेगुलेशन बन गया, और इसे विभिन्न शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाना है। अब हम लोग एक एक करके इसके विभिन्न प्रावधानों को देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इसका नाम ही है उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026, जिसका मूल उद्देश्य है कि भेदभाव का उन्मूलन हो, डिस्क्रिमिनेशन का, समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर्ड हो, और उसी के लिए दिशा निर्देश के लिए ये विनियम आया है, रेगुलेशन आया है। इसका जो परिचय और उद्देश्य हुआ कि सभी के लिए समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन और भेदभाव मुक्त परिसर, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त हो। किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे, किसी भी समुदाय के लोग, किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। और कहा, इसका उद्देश्य कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करना है। ज्ञान का मंदिर, सबके लिए समान अवसर, फोकस SC, ST, OBC, दिव्यांगजन और EWS भी है। अब जो ज़्यादातर लोगों के ध्यान से जो नहीं आ रहा था, इसमें EWS भी शामिल है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जिसको 10% आरक्षण दिया गया है, वो वर्ग भी इसमें शामिल है। इसमें सभी हितधारक, यानी वो SC हो, ST हो, OBC हो, दिव्यांगजन हो या EWS, सभी को बराबर अधिकार है। और इसका उद्देश्य है कि समावेशी और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो।
यूजीसी रेगुलेशन की जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उसमें 3 शब्द हैं। एक है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, यानी अनुचित या पक्षतापूर्ण व्यवहार धर्म, जाति, लिंग, दिव्यांगता के आधार पर नहीं होगा। अगर हम किसी के धर्म के आधार पर उसको कुछ बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म ये, तुम्हारा, किसी को जाति के आधार पर अगर हम कुछ बोलते हैं, महिला पुरुष, और याद रखना है कि इसमें थर्ड जेंडर भी है। लिंग जब हम बोलेंगे तो सामान्य तौर पर हम मेल फीमेल करते थे, लेकिन थर्ड जेंडर भी यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड है। तो एक बात और भी सब लोगों को जानना है कि थर्ड जेंडर इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा इक्विटी का मतलब हुआ सभी के लिए समान अवसर का क्षेत्र, लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी जहां किसी को यह न लगे कि ये हमारे लिए नहीं है या हम इसके लिए फिट नहीं हैं या यहाँ हम कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, तो एक समता की यहाँ जहाँ लगे कि जहाँ हम हैं, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमारे साथ हम चाहे जिस बैकग्राउंड से आए हों, चाहे जिस जाति से आए हों, जिस वर्ग से आए हों, जिस जेंडर से आए हों, हमको किसी भी तरह के कमी का एहसास कोई और नहीं करवाएगा। क्योंकि अगर कोई महिला है तो उसकी गलती नहीं है, कोई पुरुष है, कोई दिव्यांग है, उसकी गलती नहीं है। इफ नेचर हैज डन दैट, ऑर्डेन्ड दैट, देन इट इज बट नेचुरल। तो उसके आधार पर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। स्टेक होल्डर्स, हित धारक, ये शब्द बार बार इस्तेमाल आएंगे, यानी संस्थान के सभी सदस्य, वो छात्र हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट हो, सभी लोग स्टेक होल्डर कहे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोफेसर ही, केवल स्टूडेंट ही, उसके कर्मचारी भी, उसके प्रबंधन से जुड़े हुए लोग भी, सभी लोग स्टेक होल्डर कहे जाएंगे। तो 3 शब्द हुआ, भेदभाव, इक्विटी एंड स्टेक होल्डर्स। इस रेगुलेशन के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का निर्माण। और इसका मूल उद्देश्य है कि समावेशी शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो 3 ड्राइंग बना हुआ है। स्थापना और पहुंच, इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्शन, हर संस्थान के लिए अनिवार्य केंद्र है। यह सुलभ और स्वागत योग्य होना चाहिए। फंक्शन एंड सपोर्ट, काउंसलिंग, कौशल विकास, छात्र सहायता प्रदान करना। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन इसका नेक्स्ट है। प्रशासन, NGO और बाहरी एजेंसियों के साथ मिलकर इनको काम करना है। हम सीधे एक्ट को आपके सामने पढ़ देते हैं ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रहे। हर उच्च शिक्षण संस्थान को समान अवसर केंद्र स्थापित करना है। इसका कार्य वंचित समूह के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना तथा परिसर में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना। नंबर 1, बशर्ते कि यदि किसी महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र करने के लिए 5 कम से कम संकाय सदस्य होने चाहिए। अगर किसी भी महाविद्यालय में 5 वैसे सदस्य नहीं है तो वह महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र उस महाविद्यालय का EOU काम करेगा जिससे वो कॉलेज संबद्ध है। यानी अगर वो किसी कॉलेज में मिनिमम मेंबर की उपस्थिति नहीं है तो जो उससे संबद्ध महाविद्यालय है उसका EOU उस कॉलेज में भी काम करेगा। केंद्र इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत NGO, शिक्षक सदस्यों, कर्मचारियों और अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यानी जो समान अवसर केंद्र है यह इन लोगों से भी कोऑर्डिनेशन करेगा। समान अवसर केंद्र इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य रूप से तथा योग्य मामलों में कानूनी सहायता
प्रदान करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो लीगल अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, उससे भी फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसके साथ भी समन्वय स्थापित करेगा। अगर उनको लीगल एड उस तरह की जरूरत पड़ी तो ईओसी उन लोगों से भी कोऑर्डिनेशन करेगा। उच्च शिक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद या शासी निकाय या प्रबंध समिति जैसी भी स्थिति हो, केंद्र के समन्वयक कोऑर्डिनेटर के रूप में एक अस्थायी प्रोफेसर या एक वरिष्ठ संकाय फैकल्टी मेंबर का नाम निर्देशन करेगी, जिसकी वंचित सामाजिक समूहों के कल्याण में स्वाभाविक अभिरुचि होगी। यानी वैसे एक आदमी को कार्यकारी परिषद रिकमेंड करेगी ईओसी के कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक प्रोफेसर या उसी तरह के लोग होंगे जिनको इस तरह के वर्गों में काम करने की अभिरुचि रही हो। समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी, जिसका गठन संस्थान प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज के प्रबंधन, केंद्र यानी ईओसी के प्रबंधन एवं भेदभाव संबंधी शिकायत की जांच के लिए किया जाएगा। तो एक समता समिति का निर्माण होगा। समता समिति में संस्थान का जो प्रमुख होगा वो एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होगा। फिर दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर या वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर उसके सदस्य होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी यानी शिक्षक के अलावे उसका एक सदस्य होगा। चौथा, व्यावसायिक अनुभव रखने वाले सिविल सोसाइटी के 2 मेंबर उसके सदस्य होंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सहपाठक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, वो स्पेशल इनवाइटेड विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। समान अवसर केंद्र का समन्वयक जो कोऑर्डिनेटर होंगे, जो सीनियर प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर हैं, वो पदेन सचिव के रूप में कार्य करेंगे, है ना। केंद्र समन्वयक जो होंगे वह एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। इस समिति में यानी समता समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, एससी, एसटी, महिला, सबके प्रतिनिधि मस्ट हैं। यानी जो भी एग्रीड कैटेगरीज इसमें है उसके भी प्रतिनिधि समता समिति में रहेंगे। इन सदस्यों का कार्यकाल प्रायः 2 साल का होगा और विशेष आमंत्रित सदस्य जो स्पेशल इनवाइटेड है वो 1 साल उनका कार्यकाल होगा। समिति की बैठक 1 साल में कम से कम 2 बार होगी। इसकी बैठक साल भर में कम से कम 2 बार होगी। बैठक के लिए जो कोरम है यानी गणपूर्ति, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होंगे, कम से कम 4 होगी। आमंत्रित सदस्यों को छोड़कर समिति अपनी अर्धवार्षिक बैठकों में पिछले 6 महीने के में प्राप्त मामलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी, जिसमें उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गए मामले भी शामिल होंगे, जो यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित की गई होगी। समता अवसर केंद्र के, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के और भी जो काम है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इक्विटी सेंटर का जो काम है, पहला नंबर क, उच्च शिक्षण संस्थानों में समता एवं समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन इंश्योर करना। छात्रों, शिक्षण एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के बीच इक्विटी, समता को बढ़ाना, संवर्धन देना और भेदभाव की भावना का उन्मूलन करना, डिस्क्रिमिनेशन की भावना का खात्मा करना। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद तथा स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण तैयार करना। इसकी बात की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आजकल पूरे देश में विभिन्न यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है, उससे रूरल एरिया के लोगों को भी बड़े संस्थानों में नामांकन का अवसर मिलता है। वो एक रूरल बैकग्राउंड से दिल्ली अगर चला गया कोई बच्चा पढ़ने,
तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो अगर इसके अंदर में प्रावधान है कि वो उनको कंफर्टेबल बनाए उस परिसर में, तो यह एक प्रशंसनीय कदम माना जाएगा। फिर हितधारकों के सामाजिक समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयत्न करना, यानी जो इंक्लूजन है, मतलब अपने को कंफर्टेबल महसूस करवाने का बात है, उसके प्रति संवेदनशील रहने का प्रयास करना है। समाज के वंचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों या छात्रों के समूह को सहायता करना, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं उनको सहायता करना। और अगर किसी भेदभाव की घटना हो गई तो दूसरी पार्टी उनका प्रतिशोध न ले, इससे भी उनकी रक्षा करना। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों संबंधी सूचना देना कि यहाँ सरकार या संस्थानों के द्वारा वंचित वर्गों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि उनसे उनको समय पर फायदा मिले। और इस तरह के और भी प्रचार प्रसार करना कि हाँ उनके लिए क्या फायदा होने वाला है। फिर इस तरह की भेदभाव की घटना के प्रतिवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का प्रयास करना। इन वंचित वर्ग के छात्रों के सहायता के लिए अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है जिससे वित्तीय सहायता इनको मिल सकती है, उसके लिए भी प्रयास करना। और उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के को संवर्धन देने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्य करना। तो जो हम लोगों ने जो देखा, इक्विटी कमेटी जो है, जितना काम किया जा सकता है समान अवसर केंद्र के द्वारा, इक्विटी समिति के द्वारा, वह का विस्तृत प्रावधान हम लोगों ने या मैंने आपके सामने रखा है। इन चीज़ों को समझ लेने के बाद एक संभावना बनती है कि आप इन चीज़ों का एक समझदारी डेवलप करेंगे कि हाँ भाई, इसका जो मूल उद्देश्य है वो सामाजिक समावेशन और जागरूकता फैलाना है, प्रवेश और शैक्षणिक वातावरण में सहायता देना है, और शिकायत निवारण और संसाधन का उपाय करना है कि इनका रिड्रेसल कैसे हो। रिड्रेसल के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित होने वाले समान अवसर केंद्र के बारे में जाना, समता समिति के बारे में जाना, जो उसमें प्रावधान किए गए हैं यूजीसी एक्ट 2026 में।